हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसे कि मैं डी स्टूडेंट, आप सबने थंबनेल पे देखा होगा, आज का जो अपने सेशन होने वाला है वो होने वाला है कि बोर्ड का प्रश्न नंबर 4 कैसा होगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो प्रश्न नंबर 4 लेके आया हूँ मैं आपके लिए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपको पूरा सेशन देखना है, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आप पूरे सेशन के साथ जुड़े रहिए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो बोर्ड का प्रश्न नंबर 4 कक्षा 10 है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 के अंदर जो बोर्ड का प्रश्न नंबर 4 है वो आज अपन लेके आए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है। देखो ऐसे क्वेश्चन आप आ सकते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो अपन चलते हैं प्रश्न नंबर पहला किस तरह का आएगा, मतलब चौथे का पहला टाइप नंबर 1 है ये, है ना। टाइप फर्स्ट इस तरह का आ सकता है, कैसा कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक। थोड़ा सा सेशन लंबा होगा, बस आप पूरे सेशन के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप में होता है जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बुक्स का, है ना, एनसीईआरटी का। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए। देखो हल लिखेंगे और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑड नंबर किस तरह से होता है, यानी कि विषम संख्या का रूप क्या होता है। विषम संख्या का रूप क्या होता है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि धनात्मक विषम संख्या है, तो विषम संख्या का रूप क्या होता है मेरे विद्यार्थियों, 2n + 1 मान होता है विषम संख्या का धनात्मक रूप। ठीक है, इसी प्रकार इवन का रूप क्या होता है, यानी सम संख्या का रूप। सम संख्या को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, सिर्फ 2n, है ना। ये सम संख्या का रूप होता है, 2n नहीं है ना, ध्यान रखना। और ये होता है 2n + 1 विषम संख्या यानी ऑड संख्या का रूप होता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो ये आपको पता रखना है। ठीक है, यहीं से आपका क्वेश्चन की शुरुआत होती है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में, यहाँ पर 2n + 1 है ना, यानी विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा 2n + 1 का वर्ग करने पर, है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, का वर्ग करने पर कुल मिला के आपको क्या करना है, ये लेके आना है 8q + 1 सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो 2n + 1 का वर्ग करने पर, अब मैं वर्ग करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2n + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है ये कैसे खुलेगा, ये खुलेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों a + b के होल स्क्वायर से। क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, तो इसको मैं खोलता हूँ, किस इस रूप में खोलता हूँ, तो देखो a यानी 2n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × है ना, a क्या है 2n है, डॉट b क्या है 1 है। ठीक है, ये इस तरह से लिख लेता हूँ मैं कोष्टक के रूप में। अब ये हो जाएगा 4n² प्लस, मैं पहले चलो कोई नहीं, 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस ये होता है 4n, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख रहा हूँ, है ना। तो 4n² प्लस 4n प्लस का 1। ठीक है, देखो +1 तो आ गया, यहाँ पर अपने को +1 चाहिए, +1 तो आ गया। अब इन दोनों से आपको काम चलाना है। ठीक है, कैसे, देखो ये जो 4n² प्लस 4n + 1, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो जरा सोचो, इन दोनों में एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक n कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, n बचेगा +1 और यहाँ पर बचेगा +1, यानी कि यहाँ से 4n बाहर ले लिया तो एक ही बचेगा। ठीक है, तो अब आपको देखना क्या करना है, यहाँ पर ये जो है ना प्रिय विद्यार्थियों, ये वाला बीच 4 को छोड़कर ये n + 1। ठीक है, सिर्फ मैं क्या कह रहा हूँ n + 1 जो ये है ना, ये क्या बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर मैं 10 रखता हूँ, ठीक है, ये लगातार क्या है, लगातार धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब जरा सुनना, ये लगातार धनात्मक पूर्णांक संख्या कैसे है। देखो अगर मैं n = 3 रखता हूँ तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, है ना, 3 और 1 4, इसका मतलब 3 और 4 लगातार है ना, 3 के बाद 4 आएगा। अगर n = 5 रखता हूँ तो यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। तो 5 के बाद 6 लगातार आ रही है ना, गैप देके नहीं आ रही है ना, लगातार आ रही है, तो इसका मतलब लगातार धनात्मक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब अगर मैं इन दोनों का गुणा करता हूँ, ठीक है, समझना इन दोनों को, अगर मैं इन दोनों का गुणा करता हूँ, 3 चौक 12 और 5 छंग 30, देखो गुणा करने पर क्या आ रही है, एक सम संख्या आ रही है, संख्या का गुणा एक सम संख्या होती है। क्या होती है मेरे विद्यार्थियों, सम संख्या होती है ना। देखो जरा सुनना, दोनों का गुणा क्या करना है। देखो अगर मैं 6 मानता हूं तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे विद्यार्थियों, 6, या अगर मैं 6 मानता हूं यहाँ पर तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, है ना, 6 के बाद 7 आएगा और 6 × 7 = 42। तो 42 क्या है, 42 एक सम संख्या है ना, सम संख्या। इसका मतलब यहाँ पर जो ये मान आया है मेरा, क्या मान,
मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर्सन को मिटा रहा हूँ, आप पर्सन लिख लेना पहले, है ना, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, चलो यहाँ कर देता हूँ, ये जो 4n कॉमन लिया और इसके बाद में n+1 बचा और बराबर में 1 था, तो इसको मैं क्या लिख लूँ, ये देखो एक सम संख्या आ रही है ना, और सम संख्या क्या ले सकता हूँ, 2n लिख सकता हूँ। 2n का मतलब यहाँ पर मैं लिख लूँ, ये देखो यहाँ q है ना, तो इसको मैं क्या मानूंगा 4, ठीक है, और इसको क्या मानूंगा मैं 4, और इसको क्या मान लूँ पूरे 4n और n+1 को, इसको मैं मान लूँ इंटू में 2 और q मान लेता हूँ। मान लो ना, यहाँ लिख लेना साइड में कि n+1 को मैंने क्या माना 2q। 2q क्यों माना, क्योंकि सम संख्या को 2n से लिखते हैं, 2n की जगह मैंने ये q मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे तो वो सिद्ध करना है इसलिए, ठीक है। तो ये बराबर प्लस है, बराबर नहीं है, +1 है ना, और +1, तो देखो 4 दूनी 8 और q प्लस m हो गया सिद्ध, यही तो सिद्ध करना था। हैंस देखो अधिकतर को समझ में नहीं आएगा, कारण क्या है बाबू, आपको थोड़ी कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। क्या है, ऑड नंबर को इस तरह से लिखते हैं, इवन नंबर को इस तरह से, देखो यही चीज समझने वाली है। यहाँ पर मेरे को 8 क्यों सिद्ध करना चाहता, तो मैं यहाँ अगर यहाँ n होता तो यहाँ 2n लिख सकता था इसको, लेकिन यहाँ पर 2n नहीं लेकर मैं समझने के लिए यहाँ पर देखो लगातार सम संख्या 2n ही होती है, यहाँ 1 रखो तो 2 एकम 2, यहाँ 2 रखो, यहाँ 3 रखो, 2 रखो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, सब सम संख्या आ रही है। यहाँ पर देखो 2 रखो, 2 दूनी 4 और 1 5 विषम संख्या है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर यही चीज है कि n और n+1 को आप 2q मान लेना, तो यहाँ पर 2q मानने पर ये आ जाएगा आपका 8 दूनी, ये 4 दूनी 8 और q+1 है गया आंसर। अति महत्वपूर्ण सवाल है, लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का प्रश्न नंबर 4, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो पूर्णांकों के 336 और 54 का ल स प और म स प, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि LCM इंटू HCF दो संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। पहली संख्या कौन सी है, 360 है, और दूसरी संख्या क्या है, 54 है। पहले तो इनका मसप और लसप ज्ञात कीजिए, यानी कि LCM और HCF ज्ञात कीजिए। देखो मेरे विद्यार्थियों, अब आपको क्या करना है, मैं पहले क्या करता हूँ, इसका दोनों का अभाज्य गुणनखंड करो पहले तो, है ना, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करो। तो 336 और 54 का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लो आप, ठीक है। तो देखो 2 का भाग देंगे, क्योंकि सम इकाई के स्थान पर 1 2 6 आ रहा है, तो 2 दूनी 2 एकम 2, सॉरी 2 एकम 2, कितना बच गया 13 हो गए, 2 छिंग 12 बच गया 1, 2 अट्टे 16, फिर 2 का 2, 2 अट्टे 16, 2 चौक 8, फिर 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का 3 7 21 और 7 एकम 7, ठीक है। इसमें 2 का 2, 2 दूनी 4 बच गया 1, 2 7 14, अब 3 का 2, 3 नम 27, फिर 3 का 2, 3 तिया 9, फिर 3 का 2, 3 एकम 3, ये सबका आता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो LCM और HCF निकालने के सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो 336 को क्या लिख सकता हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। इसी प्रकार 54 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब देखना जरा, 336 बराबर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, ठीक है, यानी 2 की घात 4 लिख लूँ, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसी प्रकार 3 की घात 1 है, और इसी प्रकार 7 की घात भी 1 है। 54 देखिए इधर 2 की घात 1 है, इंटू 3 की घात कितनी है, 3 की घात है 3, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब देखो LCM और HCF कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैं HCF निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ मेरे विद्यार्थी, HCF। देखो HCF कैसे निकलता है कि
देखो ये वाला पार्ट देखना और ये वाला पार्ट देखना, सिर्फ दोनों पार्ट देखना, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। देखो HCF निकलता है, नाम तो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पूरा फुल फॉर्म क्या होती है HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। बट इसमें क्या होता है, सबसे कम से कम घात और कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। बताओ इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है, ठीक है। लेकिन कम से कम घात कौन सी है, देखो 2 की घात यहाँ 4 है और 2 की घात यहाँ 1 है, इसका मतलब कम से कम घात कितनी है, 2 की घात 1, समझ में आ रहा है आपको, इनटू 3 की घात कॉमन होना चाहिए, ध्यान रखना। अब जैसे 7 यहाँ है, यहाँ है ही नहीं, तो 7 का कोई मैटर ही नहीं है HCF में, ध्यान रखना। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, लेकिन कम से कम घात कहाँ है, यहाँ है, तो 3 ले लो, 3 की घात 1। अब दे रहा देखो 3 दूनी 6, आ गया HCF 6, हो गया ना, ठीक है। कितनी मजेदार चीज है ना, देखो कितनी गुड चीज है। अब निकालना मुझे LCM भी आ जाएगा यहाँ से, कैसे आएगा सर, LCM में कह रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, कम से कम घात, लेकिन करना उल्टा होता है, अधिक से बड़ी घात लो, जो कॉमन हो और बड़ी से बड़ी घात और गुणा हो। तो इसमें क्या होता है, देखो कॉमन कौन सी है इसमें, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब 2 की घात 4 ले लो, ठीक है बेटा, गुणा यहाँ 3 की घात 1 है, 3 की घात 3 बड़ी है, इसका मतलब 3 की घात 3 ले लो, ठीक है। बच्ची कुछ कचरा भी लेना है इसमें, जैसे कॉमन नी भी है ना, जैसे 7 नहीं है तो 7 भी ले लो, ठीक है। अब बताओ 2 की घात 4, 2 की घात 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 की घात 3 8 होता है, 2 की घात 4 कितना होता है, 16 होता है। इसी प्रकार 3 की घात 3 कितना होता है, 27 होता है, और ये आ जाएगा 7, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब आ जाएगा, इसको गुणा करो आप, 16 को देखो इससे गुणा कर दो, 16 को देखो इससे गुणा करो, 16 इंटू 27, ठीक है, करो 6 सत्तू 42, हासिल गई 4, 7 एकम 7 और 4 कितने हो गए 11, क्रॉस 2 छिंग 12, हासिल गई 1, 2 दूनी 2 एकम 2 1 3, तो 2 3 और 4, 432 आया। 432 को 7 से गुणा करो, 432 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, हासिल गई 1, 7 दिया 21 ने 1 22, 7 चौक 28, 28 2 30, ये आ जाएगा 30 22, ठीक है। अब 30 22 तो ये आ गया क्या LCM, अब HCF, अब आपको क्या करना है, LCM भी आ गया ना HCF भी आ गया 30 22, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आगे चलते हैं इसका। अब ये तो हो गया HCF LCM ज्ञात करना, अब सत्यापन भी तो करना है, LCM इंटू HCF और 2 संख्या गुणा होता है। तो देखो मैं सिद्ध करने के लिए इसको मैं आगे यहाँ कर लेता हूँ, है ना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 देखना बोर्ड का। तो ये पर अपन क्या करते हैं, एक सूत्र आपको पता है क्या है कि HCF इंटू LCM बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। तो HCF कितना आया 6 और LCM कितना आया 30 22 बराबर, पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या कितनी थी, पहली संख्या थी 336 इंटू दूसरी संख्या थी 54, इसको गुणा करोगे तो उत्तर क्या आएगा आपका, उत्तर आएगा मेरे विद्यार्थियों 18144, है ना, और इसका भी आएगा 18144 ही आएगा, आपका सत्यापन हो जाएगा, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, HCF और LCM निकालना आप सीख गए होंगे, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। चलो अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, प्रश्न उतार लेना, ये किताब के सारे क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 4 ऐसा आ सकता है बोर्ड का, ठीक है, कक्षा 10 के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो प्रश्न एक कैसा आ सकता है बोर्ड में, एक और क्वेश्चन टाइप 3, देखो टाइप 3 आपका यूक्लिड वाला भी आ सकता है, कैसा कि 135 और 225 के HCF, है ना, HCF यूक्लिड द्वारा ज्ञात करें, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। यूक्लिड द्वारा ज्ञात करना, यूक्लिड का क्वेश्चन तो बहुत इजी, देखो सबसे बड़ा कौन है 225, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। देखो इसका सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, A बाला क्यों रो रहा है, A बाला क्यों रो रहा है, ठीक है, ये यूक्लिड का आपका ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको पता है सबसे बड़ा मान कौन है 222 225 का मतलब ये A होता है, और B क्या होता है 135 छोटा मान, गुना ये कह रहा है कि 135 को किससे गुना करूँ कि ये तो 225 आ जाए, ये इसके आसपास पहुंचो, तो 1 से गुना करूँगा करना पड़ेगा, तो 135 से कम 135 आता है। ये यहाँ पर कितना है 225, बताओ कितना बचेगा 225 में से 135 को घटा दो तो 0, 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा 90, इसका मतलब प्लस करके या 90 रिमाइंडर बच गया। अगले स्टेप में क्या करना है 135 को बाहर फेंक दो साले को,
और ये जो शेषफल आया 90, इसको किससे गुना करोगे, या तो 135 आ जाए या इसके आसपास पहुंच जाओ, तो 1 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 90 एकम 90 कितना बच जाएगा, 45 बच जाएगा प्लस में, ये 45। अब अगली स्टेप में 90 को बाहर निकालो और 45 जो शेषफल आया इसको किससे गुना करोगे, 90 आ जाए तो 2 से गुना करूंगा और 0 आ जाएगा। शेषफल कितना 45 गुना 90, तो 90 का 90 में से गया तो 0। इसका मतलब जब 0 आ जाता है शेषफल r बराबर 0 होने पर जो b होता है वह आपका HCF होता है। क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी, HCF होता है। इसका मतलब यहाँ पर HCF क्या होगा 45, तो यहाँ पर आ जाएगा 45। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो इस तरह का आपका यूक्लिड का क्वेश्चन भी आ सकता है प्रश्न नंबर 4 बोर्ड का। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है। देखो एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है जो प्रश्न नंबर 4 के तौर पे आ सकता है आपका। कौन सा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ऑल ओवर जो कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं। देखो अब अपन चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। √5 की जगह बोर्ड वाला √2 भी दे सकता है, √3 भी दे सकता है, √7 भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको सब में एक ही स्टेप फॉलो करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्या करोगे, लेट्स सबसे पहले आप क्या करोगे, है ना, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, परिमेय संख्या है, आपको मानना है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या खासियत होती है, इसे p/q के रूप में लिख सकता हूँ। तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो इस लिखो √5 बराबर p/q लिख सकता हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सॉल्यूशन कर लो इसको, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर लो। तो जब दोनों तरफ मैं वर्ग करता हूँ तो क्या हो जाएगा, √5 का भी वर्ग कर लो और इधर p/q का भी क्या कर लो, वर्ग कर लो। तो √5 से स्क्वायर हट जाएगा तो 5 बचेगा, इधर p का स्क्वायर और यहाँ q का स्क्वायर, इसको इधर तिरछा मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा 5q² बराबर p का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको एक लाइन लिखनी है यहाँ पर। क्या लिखोगे कि p का स्क्वायर 5 से भाज्य है। क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भाज्य है। ठीक है, तो p व q एक सहअभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, लेकिन यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ये लिख लीजिए आप, कोई नंबर नहीं काटेगा आपका, लेकिन यहाँ विरोधाभास हो रहा है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अगर ये का ये स्टेप आपने कर दिया, अब सब में यही करना है, चाहे √3 आए, चाहे √7 आए, चाहे √2 आए। ठीक है, सब में यही फॉलो करना और अंत में ये लाइन आपको पक्का लिखनी है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप ये कुछ प्रश्न आपके आएंगे प्रश्न नंबर 4 के अंदर। ये मेरा वादा है आपसे, इन क्वेश्चन की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो प्रश्न नंबर 4 बोर्ड का कैसा होगा ये मैंने लेकर आया हूँ। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, बस अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को शेयर कर दीजिए, बस सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना नहीं भूले, और कमेंट कर दीजिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, इसी के साथ जय हिंद।